कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा में होगी प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना। इस वर्ष राज्य में 1,10,000 टन मछली उत्पादन का है लक्ष्य। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अफ्रीकन गेंदा। अब समाचार विस्तार से। भूमि संरक्षण निर्देशालय झारखंड सरकार द्वारा सिमडेगा जिला में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए स्वयं सहायता समूह, निबंधित एनजीओ, सहकारी समिति, जल छाजन समिति, कृषक मित्रों, उपभोक्ता समूहों, लैंप्स, पैक्स, कृषि विज्ञान केंद्र और बीज ग्राम आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक संस्थाएं सिमडेगा जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। वर्ष 2014-15 में 1,10,000 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,70,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें करीब 1,05,000 तालाब शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 55,000 हेक्टेयर है। मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए मत्स्य निर्देशालय ने इस वर्ष 2,883 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षित किया है। लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर 114 करोड़ मछली जीरा तैयार किया जा रहा है। इन दिनों टांड खेत में लगे लत्तेदार सब्जी फसलों में दीमक कीट और डाउनी मिल्ड्यू रोग लगने का खतरा ज्यादा रहता है। किसान दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास दवा और डाउनी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए रिडोमिल दवा से बने घोल का छिड़काव करें। दीमक मिट्टी में पलने वाले कीट हैं जो किसी भी फसल की जड़ों और तनों को खाकर पौधों को क्षतिग्रस्त कर देता है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू रोग से पौधे मुरझाने लगते हैं और फसल बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जो किसान टांड खेत में लत्तर वाली सब्जी फसल लगाए हैं, उन्हें दीमक और डाउनी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, अगर आपके लत्तरदार सब्जियां देख रहे हैं, लत्तर अगर सूख रहा है तो उसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कीट जो ऊपरी टांड भूमि लगाए हैं उसमें आप में दीमक हो सकती है। दीमक की रोकथाम के लिए 2 ml क्लोरोपाइरिफास को मिला करके 1 लीटर पानी में मिला करके उसके तने के पास में डालें, जिससे आपका दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी पत्तियाँ ऊपर से नीचे से गलती हुई ऊपर की तरफ जा रही हैं और उसमें पीले पीले रंग के धब्बे हैं तो डाउनी मिल्ड्यू नाम की बीमारी है। उसके लिए रिडोमिल का छिड़काव करें। रिडोमिल 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। जो किसान गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं वो अगस्त तक बिचौड़ा लगाने का काम पूरा कर ले। गेंदा के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप या ऑरेंज ड्रॉप नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करें। गेंदा फूल की खेती के लिए वैसे खेत का चयन करें जो दोमट मिट्टी वाली हो, पीएच मान 7 के आसपास हो और उस खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और नर्सरी बेड में बिचड़ा तैयार करके खेत में लगाएं। बेहतर उत्पादन के लिए अफ्रीकन गेंदा वर्ग में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप और फ्रेंच गेंदा वर्ग में फ्लेम या रस्टी रेड चुनें, जबकि व्यावसायिक किस्मों में शीराकोल नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वो अपने 8-10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चेन शो नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3700 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1750 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6100 रुपए से 6300 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 5700 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 3900 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1300 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारियां थी वो आपको मिली और मौसम के मिजाज से भी हमारे किसान भाई अवगत हो गए। बिल्कुल, मंडी के भाव के बारे में भी जान गए, बाजार भाव से भी किसान भाई अवगत हो गए। बिल्कुल, तो एक छोटा सा विराम ले लें। बिल्कुल, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। बिल्कुल गंदू भाई, आप ये बताइए कि बंगाल में क्या क्या प्रसिद्ध है? रसगुल्ला और मछली। बिल्कुल, क्या कहने, आपको मानना पड़ेगा, आपका याददाश्त तेज। याददाश्त तेज है और आपका इशारा भी मैं समझ रहा हूँ और किसान भाई भी हमारा आपका इशारा समझ रहे हैं। किसान भाइयों, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। हमारी जो झुमकी बहन है वो मछलियों के बारे में आज कुछ जानकारी देने जा रही हैं। किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं, लेकिन मछली पालन में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। खास करके मछलियां बीमार पड़ जाती हैं, उनमें कई तरह के रोग लग जाते हैं, तो उनसे हमारे किसान भाइयों को नुकसान पहुंचता है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि मछलियों में अगर रोग लगते हैं तो उसके पूर्व जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन लक्षणों से हम कैसे जानेंगे कि मछलियों को कौन सा रोग लग गया और उसका क्या उपचार करेंगे। ये तमाम जानकारियाँ आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ स्मिता श्वेता जी। आज हम बिरसा के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है कन्या वैज्ञानिक स्मिता श्वेता जी, जो हमें बताएंगे कि मछलियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मछलियों में बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारी मछलियों में होती हैं, उसके बारे में आप हमें बताएँ।
एक तो मैं कहना चाहूँगी कि मछलियों में बीमारी बारिश के समय ज़्यादा नहीं होती, ये जाड़े के समय उन्हें ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो मछली की बीमारी के कई कारण हैं। एक तो 4 कारण अगर हम कहें, अगर प्राथमिकता के तौर पे लेते हैं, पहला है कि परिवेश मतलब एनवायरनमेंट, जिस परिवेश में वो रह रही हैं, यानी कि जल। दूसरा है कि उनका जो पोषक आहार उन्हें मिल रहा है उसके वो अगर सही रहता है तो बीमारियां नहीं होती हैं, और उसमें यदि कमी आ जाती है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तब उसमें बीमारियां होती हैं। दूसरा है कि पानी में उपस्थित कीटाणु, परजीवी उसकी वजह से होती है। और चौथा है कि उनका कैसा मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनका प्रबंधन कैसे कर रहे हैं जो मछली पालक हैं, अगर उसमें भी वो कमी करते हैं तो मछली में बीमारियां हो जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको हो जाती हैं? कुछ बीमारी की मुख्य ऐसी बीमारियां हैं क्या? जी, मेन है कि परिवेश के कारण काफ़ी बीमारियां मछली में होती हैं। परिवेश में मैं सबसे पहले कहूँगी ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन तो ये वायुमंडल में रहता है, लेकिन मछलियाँ जो हैं वो जो घुलित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं अपने श्वसन क्रिया के लिए। तो ये घुलित ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इस स्थिति में मछलियों को बीमारी हो जाती है। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सुबह अगर किसान भाई अगर उसका लक्षण अगर देखना चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले तालाब के चारों ओर एक बार घूम जाएं और देखेंगे कि सुबह सुबह सारी मछलियां झुंड में मुंह खोल के, गलफड़ा खोल के वो ऊपर घूमती रहती हैं। इस स्थिति में किसान भाई समझ जाएं कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और उसका अगर और ये दिन लगातार ये सिलसिला चलते रहा 4-5 दिनों तक तो देखेंगे कि मछलियां मरने लगती हैं। इसका लक्षण ये है कि जो मछलियां मरती हैं उनका मुंह खुला रहता है और गलफड़ा भी खुला रहता है, और ये जो गिल जो उनका गलफड़ा होता है उसके रंग में परिवर्तन होता है, वो पीले रंग का हो जाता है। तो इससे हम लोग को समझ आ जाता है कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मछलियों की मृत्यु हुई है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने चूने का प्रयोग करें, या किसान भाई को मैं आगे बताऊंगी फिर क्या करना होगा अगर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की भी या तो ज़्यादा हो जाता है या कमी हो जाती है तो मछली में इसी प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर पोषक आहार की कमी होती है तो मछली को किसान भाई देखेंगे कि इसी तरह सुबह के समय या बीच के भी समय इन लोग झुंड में चारों तरफ तालाब में घूमती रहती हैं, और इसका यही मतलब है कि इस तालाब में पोषक आहार जिसे हम प्राकृतिक भोजन कहते हैं उसकी कमी हो गई है। और ये प्राकृतिक भोजन की कमी से मछली अगर ज़्यादा दिन तक रहती है तो मछलियों में मृत्यु होने की संभावना होती है। इसी प्रकार अगर हम परिजीवी के बारे में आते हैं, जैसे मैं बताई कि 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मछली में बीमारियां होती हैं। तो परिजीवी जो कीटाणु है, कुछ एक आर्गुलोसिस नाम की बीमारी या कीड़ा परजीवी होता है जो मछलियों के शरीर में इन्फेक्ट करता है, और उसके शरीर में उसका ये लक्षण है कि उसका शरीर में छोटे छोटे सुई के नोक के तरह लाल लाल घाव दिखाई देते हैं। अगर इसका सही उपचार नहीं किया जाए तो ये घाव का जो एरिया है उसके सरफेस एरिया बढ़ते रहती है और ये अल्सर का रूप ले लेती है। तो ये भी परिजीवी के कारण है। ये भी मुख्यतः परिवेश से ही रिलेटेड है अगर देखा जाए, क्योंकि मछली जिस वातावरण में रहती है वो स्वच्छ नहीं रहेगा तो बीमारियां एक के बाद एक होती है। उसी तरह परिवेश का एक मुख्य कारण है पीएच, जिसको हम लोग या तो pH 7 जैसा आप लोग जानते होंगे, 7 रहने पे वो न्यूट्रल कहलाता है या बफर कहलाते हैं। अगर उससे कम होने पर अगर 3 से 7 के बीच में रहा तो वो अम्लीय हो गया, और 7 से ऊपर होने पे 7 से 12 के वो क्षारीय पानी होता है। तो मछली का ऑप्टिमम या जो उसके अनुकूल जो pH होता है वो हमारा रेंज करता है 6.5 to 8.5, 6.5 से लेके 8.5, और इसके बीच अगर मछलियां हैं तो वो कम्प्लीटली उनके लिए अनुकूल वातावरण है, और इससे मछली का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है। और किसान भाई को चाहिए कि ये pH को वो हमेशा मेंटेन करें। अगर pH कम हो जाती है तो अल्कलोसिस नाम की बीमारी होती है। अगर क्षारीय ज़्यादा हो गया, मान लीजिए pH ज़्यादा हो गया तो माफ़ कीजिए एसिडोसिस हो जाएगी। जब वो उसका pH कम होता है, मतलब एसिडोसिस मतलब एसिड के तरफ, और
ज़्यादा होने पे अल्कलोसिस नाम की बीमारी होती है, मतलब तालाब जो है अल्कलाइन हो गया है। तो उसको हम लोग चूने के माध्यम या अन्य विधियों द्वारा इसको ठीक किया जाता है। और ये अगर पीएच में इधर उतार चढ़ाव होता है तो ये मछलियों में म्यूकस का अगर पीएच ज़्यादा हो जाता है तो मछली के शरीर में आप देखते होंगे एक लसलसा पदार्थ होता है, और ये लसलसा पदार्थ मछली के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये सारी बीमारियों से बचाता है। उसको एक तरह का वो लेयर हम कहते हैं, और उसके उस लेयर पे प्रभाव पड़ता है और उसके शरीर का जो रंग है वो थोड़ा धूमिल हो जाता है और काफ़ी लसलसा हो जाता है। तो ये इस बीमारी का लक्षण है। मछलियों को सही खान पान अगर दिया जाए तो मछली में इन तरह की बीमारियां भी नहीं होंगी और वो स्वस्थ रहेंगी। तो खान पान के बारे में क्या देख रेख करना चाहिए हमारे किसान भाई को, वो हमें बताएं। देखिए, खान पान संतुलित खान पान होना चाहिए। ऐसे तो मछलियाँ तालाब का रंग अगर आप हल्के हरे भूरे रंग का आप पाते हैं तो इसका ये स्वतः ये अंडरस्टूड है कि ये तालाब में प्राकृतिक भोजन उपलब्ध है। अगर उसकी उपलब्धता कम होगी तो तालाब के पानी देख के किसान भाई समझ जाते हैं कि इसमें पोषक आहार की कमी है। ऐसे हम पोषक आहार का मापदंड कर सकते हैं। मान लीजिए एक किसान भाई एक प्लैंकटन नेट लेते हैं। ये कॉनिकल छोटा सा हैंडी नेट होता है, जैसे आप कीड़ा वड़ा मारने के लिए जैसा एक नेट होता है उसी तरह एक कॉनिकल नेट होता है। उसमें एक छोटी सी परखनली लगी रहती है। किसान भाई को चाहिए कि 50 मग पानी हर एक तालाब के चारों कोने से वो इकट्ठा करें और उस नेट में लगातार डालते रहें। तो परख नली तो भर जाएगी और जो ज़्यादा पानी है वो ऑब्वियस है कि निकल जाएगी। और जब उस परख नली को हम बाहर निकाल के उसमें एक चुटकी नमक डालते हैं तो उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है, जो मछली का प्राकृतिक भोजन हम जिसे कहते हैं, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, तो जू प्लैंकटन वो नमक की वजह से बैठ जाता, मर जाता है और वो पानी नीचे तल में परख नली के तल में इकट्ठा हो जाता है। इससे अगर ये 1 से 2 मिलीलीटर होता है तो समझ जाना चाहिए कि इसमें भरपूर पोषक आहार है। अगर उसकी कमी है, अगर हरेपन की कमी है तो उस स्थिति में हम लोग 50 केजी DAP अगर तालाब में डालते हैं तो उससे प्राकृतिक भोजन का तुरंत उत्पादन होता है। जी, और उसके अलावा गोबर का खाद भी हम डालते हैं तो उससे ऑर्गेनिक प्राकृतिक भोजन का उत्पादन होता है। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और मैम जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी थी और किसान भाइयों से उम्मीद है कि इस जानकारी से वो लाभ उठाएंगे। और कारू दादा कहाँ रह गए? अजी एक संदेश दिखा देते हैं जब तक कारू दादा आ रहे हैं। क्यों? अरे हाँ, चलिए। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, ये संदेश भी आप लोगों ने देख लिया किसान भाइयों। और झुमकी बहन, हमने किसान भाइयों को संदेश भी दिखा दिया, लेकिन कारू दादा अभी तक नहीं आए हैं। आपको दिख जोहार। अरे जोहार दादा, जोहार। देखिए कैसे बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम आपका। क्या करे, एगो नया चीज देखे हम। क्या? अरे वो धान देखे कि बुआई हो रहा था, हम पूछे तो बोला का ड्रम सीडर, वो प्लास्टिक ऐसे कुछ करके हमको बोला, और बोला कि कम समय में हो जाता है। तो हम सोचे कि अब तो जान लिए, देख तो लिए, समझ तो आया नहीं। तो बोले समझने के लिए तो हमारा एक ही जगह है, वहाँ पहुँचना है, आपसे हमको सवाल कर देना है। थोड़ा उसके बारे में बताइए तो क्या है। तो इस विषय पर जानकारी हम आपको दिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार जी। तो आइए जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार बोकारो में, और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं ड्रम सीडर से धान की बुआई के विषय में। और इसकी विस्तृत जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए किसान भाइयों को कि ड्रम सीडर होता क्या है, इस यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दें आप, और इससे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होता है। आज मैं प्लास्टिक ड्रम सीडर द्वारा धान की बुआई कैसे करें
इस पे हम विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं। खास के झारखंड प्रदेश या इस ज़िले का मुख्य फसल धान है और धान की खेती में काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है और इस श्रम के चलते ही खेत में जो खास के जो धान लगाते हैं और उससे जो उपज प्राप्त होता है उसमें काफ़ी कम बचत किसानों को होता है। तो इस श्रम को कमी को दूर करने के लिए खास के जो है ड्रम सीडर बहुत ही उपयोगी है। ये प्लास्टिक ड्रम सीडर जो है इसके द्वारा जो है हम धान की सीधी बुआई हम कर सकते हैं। ये बताइए कि ड्रम सीडर का उपयोग जैसे धान की बुआई में करेंगे किसान भाई, तो उसके लिए किन तैयारियों की आवश्यकता होगी, क्या तैयारी करें किसान भाई इसके लिए? प्लास्टिक ड्रम सीडर द्वारा जब हम खेत में बुआई करते हैं तो उससे खेत की तैयारी करने की आवश्यकता है और बीज की भी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो खेत की तैयारी करने के लिए जैसे हम रोपनी करते हैं, जिस तरह से हम धान के बिचड़े को रोपा करते हैं तो खेत को तैयार करते हैं, खेत को कदवा करते हैं, उसी तरह से इसको भी तैयार करना है, खेत को कदवा करना है और कदवा करने के बाद उसमें पानी जो है उसको लेवल कर देते हैं और पानी को निकाल देते हैं और उस खेत में ही जो है हम ड्रम सीडर द्वारा धान की बुआई करते हैं। दूसरा है बीज की तैयारी। बीज की तैयारी के लिए है कि सबसे पहले बीज को हम 12 घंटे के लिए जो है पानी में भिगो देते हैं, छोड़ देते हैं और 12 घंटे के बाद उसको पानी से निकालते हैं और उसको ढेर बना के रख देते हैं। उसे हम जूट बैग से किसी चीज़ से ढक देते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद उसमें अंकुरन हो जाता है और ये धान के अंकुरित बीज का ही इस्तेमाल हम ड्रम सीडर द्वारा करते हैं। तो ये अंकुरित बीज को ड्रम सीडर में डालते हैं और उस ड्रम सीडर को कदवा किया हुआ खेत में हम चलाते हैं। और ड्रम सीडर में 6 डब्बा होता है, हर एक डब्बे में 2 कतार होते हैं, छिद्र किया हुआ हो और एक बार ड्रम सीडर का उपयोग करते हैं तो 12 कतार में जो है धान की बुआई होती है। इससे किसानों को काफ़ी जो है आसानी हो जाती है, श्रम की भी काफ़ी बचत हो जाती है। 1 हेक्टेयर में अगर हम रोपनी करते हैं, रोपाई करते हैं धान के बिचड़े को तो कम से कम 50 से 60 श्रम की आवश्यकता होती है, लेबर लगते हैं। लेकिन अगर हम इस ड्रम सीडर द्वारा बुआई करते हैं तो मात्र 1 लेबर 1 हेक्टेयर भूमि में जो है इसकी बुआई कर देता है। तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होते हैं, पैसे की बचत होते हैं, श्रम की बचत हो जाती है। खास के यहाँ के किसान जो है धान की खेती जो करते हैं वर्षा पे आश्रित धान की खेती करते हैं। तो जब वर्षा होती है तो सारे किसान जो है बिचड़ा के लिए डालते हैं और वर्षा होती है तो सारे कदवा करते हैं, बिचड़े उखाड़ के उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं बिचड़े को। तो इस समय जो है सारे किसान जो है अपने अपने खेतों में काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी जो है श्रम की कमी हो जाती है। और ये जो है खेती जो है खास के जो है अगर श्रम की कमी हुई है, अगर हम धान की बुआई या रोपाई हम में लेट होती है तो इसका उपज में भी है काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उपज कम होता है, उस पर रोग भी अटैक ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ड्रम सीडर का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है किसान भाइयों को जो है करीब जो है 95 से 98%, 95 से 98% जो है लेबर की सेविंग और पैसे की सेविंग होती है, खास के बुआई करने में। और दूसरा है कि ड्रम सीडर जब बुआई करते हैं तो लाइन में बुआई होती है, जिसके कारण जो है खरपतवार नियंत्रण करने में भी काफ़ी सुविधा होती है कि जो भी वीडर्स हैं, कृषि यंत्र जो है जिसके द्वारा खरपतवार नियंत्रण करते हैं, वीडर्स होते हैं, उसके इस्तेमाल करके भी जो हम ये काफ़ी जो है किसान जो है इससे फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे धान की बुआई ड्रम सीडर से जो किसान भाई करेंगे, ऐसे में किस प्रभेद का धान और कैसी मिट्टी का चयन करेंगे किसान भाई, इसके विषय में आप बताएं। किसान भाई खास के जो है ड्रम सीडर का जब इस्तेमाल करते हैं हम तो उन खेतों में इसको इस्तेमाल करेंगे जहां पानी निकालने की सुविधा हो, खास के मध्यम ज़मीन हो या ऊपर की ज़मीन हो, वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। जो नीचे का ज़मीन है जिसमें पानी निकालने की सुविधा नहीं हो, वैसे खेतों में हम इसकी उपयोग नहीं करते हैं। तो इन दोनों खेतों, मध्यम ज़मीन या ऊपर के ज़मीन में जो भी प्रभेद धान के उपयोग में लाए जाते हैं वो प्रभेद ही इसमें उपयोग में लाएं। खास कर मध्यम या ऊपर के ज़मीन में जो उपयोग लेते हैं आयर 64 है, आयर 36 है, ललाट है, सौभागी है, अंजलि है, ऐसे प्रभेद जो है एक खास के मध्यम और ऊपर के ज़मीन में हम करते हैं। तो इन प्रभेदों का ही चयन जो है खास के जो है ड्रम सीडर से धान की बुआई करने में हम लोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ड्रम सीडर से बुआई करने में इसमें कैसे नियंत्रण किया जा सकता है ड्रम सीडर की सहायता से? अगर हम ड्रम सीडर से धान की सीधे बुआई करते हैं तो इसके बुआई करने के लिए तो खेत को तैयार करते हैं, कदवा करके ही करते हैं, जिसके कारण भी थोड़ा सा कम जो है घास निकलता है। लेकिन जब इसकी बुआई करते हैं, बुआई के 3 दिन बाद जो है हम बीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, खास के ब्यूटाक्लोर, जिसका 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से
हम उस खेत में छिड़काव करते हैं। उसके कारण जो है जो स्टार्टिंग अवस्था में, शुरू अवस्था में जो घास निकलते हैं वो नहीं निकलते हैं। कम से कम 10 से 12 दिन तक जो है घास निकलते नहीं है, तब तक का बिचड़ा जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। और उसके बाद जब घास निकलते हैं तब उसका नियंत्रण हम यांत्रिक विधि से करते हैं। जो हमारे पास बीडर हैं, खास कर कोनो बीडर, जापानीज पैडी बीडर या पावर बीडर्स है, इस बीडर का इस्तेमाल करके फिर हम उसको नियंत्रण करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि शुरू में जब धान की बुआई करते हैं उसके 3 दिन बाद हम केमिकल वीडिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। आगे ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो किसान भाई ड्रम सीडर का उपयोग नहीं किए हैं अब तक, तो उनके लिए आप ये बता दें कि इस मशीन की लागत क्या आती है, खर्च क्या आता है और इसकी उपज दर और बीज दर क्या है? ये मशीन बहुत सस्ती है, इसका कीमत 4 से 5 हज़ार मात्र है और बहुत हल्की भी है। जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे एक किसान आराम से किसी खेत तक जो है ले जा सकता है, तो इसकी कीमत कम है। और दूसरी बात है कि इसका बीज दर जो है, ऐसे जो किसान जो धान की रोपाई करते हैं बिचड़ा का, तो उसका जो बीज दर है करीब करीब 70 kg पर हेक्टेयर की दर से इसमें बीज लगते हैं और इसका उपज जो है 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो रोपनी करके धान के बिचड़े से रोपाई करके जो उपज होता है उतना उपज इसमें भी देता है, लेकिन इसमें जो है श्रम की काफ़ी बचत है, पैसे की काफ़ी बचत है और समय भी, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी जो है 10 दिन पहले इसमें मैच्योर्ड हो जाता है। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी थी। और दादा हम कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो वैज्ञानिक तकनीक है उन तकनीकों के साथ हमारे किसान भाइयों को जुड़ना होगा, तभी उसके बारे में हम जान पाएंगे और उसका अच्छा माध्यम है हमारा जो कृषि दर्शन कार्यक्रम। बिल्कुल। तो अगर किसान भाइयों हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम आप हमेशा देखते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलती है और इन नए नए तकनीकों से आप जुड़ते भी हैं। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने। तो देर ना करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं एक बार IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, साथ ही 10 मिलीलीटर वर्षा भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में लगाए गए विभिन्न फसलों में अगर खरपतवार की समस्या हो तो उसे अविलंब खेत से निकाल दें। मूंगफली फसल में फूल निकल रहे हों तो किसान खेत में प्रवेश न करें, वरना फूल झड़ने लगेंगे। मकई फसल में भुट्टा में दाना लगना शुरू हो गया हो तो खेत में खंभा गाड़कर चमकीले तार बांध दें। इस तार को देखकर चिड़ियां और अन्य पक्षी दूर भागते हैं। चलिए IMD पुणे से भी हम लोग लौट आए और अब हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए घर। पता बता दीजिए पहले, फिर चलते हैं घर। अरे हाँ, मछली का झोल खाना है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो किसान भाइयों इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।